हो गया हो गया। देखना नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 4 एक बार तो बता देता हूं। देखना इलस्ट्रेशन नंबर 4 पेज नंबर 15.11। ठीक है, देखना Kamath परचेज अ मशीन फॉर 1 लाख प्लस IGST एट द रेट ऑफ 12% ऑन 1 अक्टूबर 2018। ठीक है, यहां पर मैं नंबर लाइन बना देता हूं, बाकी फिर आगे खुद से करना। ठीक है, बनाना नंबर लाइन बनाना। सबसे पहला हम एक एसेट खरीदे, उसका डेट था 1 अक्टूबर 2018। 1 10 18। ठीक है, अनदर मशीन वाज परचेज फॉर इतना। ठीक है, सबसे पहला जब भी एक छोटा चीज देख लेना, जब भी हम लोग कोई भी एसेट खरीदेंगे उस पर कोई भी खर्चा हुआ होगा, जैसे कि इंस्टॉलेशन, इरेक्शन चार्जेस, कैरेज, कोई भी खर्चा हुआ होगा, सारा का सारा खर्चा को एसेट के कॉस्ट में ऐड करके एक बार में टोटल एसेट का वैल्यू लिखेंगे। जैसे 1 लाख का खर्चा हुआ और 20,000 उसका इंस्टॉलेशन है, तो हम एक बार में एसेट का वैल्यू लिखेंगे 1,20,000। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा, सिर्फ एक ही कॉस्ट नहीं आता है, वो है उसका जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी 3 होता है। एक होता है स्टेट, जो जैसे उड़ीसा में हम बिजनेस कर रहे हैं तो उड़ीसा गवर्नमेंट को जो जीएसटी जाएगा उसको बोलते हैं स्टेट जीएसटी, एसजीएसटी। ठीक है, एक जो सेंट्रल को जाएगा सीजीएसटी, और एक होता है जो 2 स्टेट्स के बीच में जब ट्रांजैक्शन हो, जैसे उड़ीसा से हम छत्तीसगढ़ में सामान बेच रहे हैं तो वहां पे उड़ीसा गवर्नमेंट को भी कुछ टैक्स का कलेक्शन होगा, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को भी कुछ थोड़ा बहुत मिलेगा और सेंट्रल को भी थोड़ा मिलेगा, तो मिलाकर जो होता है डेट इज नोन एज आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो 3 होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। हमारे काम का कुछ नहीं है, क्योंकि जीएसटी दिया तो उसको एसेट, मतलब पूरे डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर जीएसटी से हमारा आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा, तो उसको कंप्लीटली इग्नोर करना है हर एक क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम 1 लाख का एसेट खरीदे, सिंपली इतना ही लिखा हुआ है। ठीक है, 12% जीएसटी था, उससे फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़े इसके बाद नेक्स्ट, another machine was purchased was 60,000 plus IGST by check on 1st April 2020। 1st April 20। और एक एसेट खरीदे हम लोग, एसेट का वैल्यू है 60,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज रेट ऑफ 10% पर एनम बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, अकाउंट्स आर क्लोज। हो जाएगा अब तो, क्या इसमें हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन होमवर्क है, खुद से करना है, होमवर्क है, अभी नहीं करना, अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार देखना हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े हैं। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन का वो पार्ट आ रहा है जहां पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो हम क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आज का क्लास ही वो है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तक डेप्रिसिएशन में जो भी थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगा है, नहीं लगा है, आज के बाद लग सकता है डिफिकल्ट। ठीक है, देखना सबसे पहले डेप्रिसिएशन, वहां पे बीच में कमेंट्री मत करो। देखना नेक्स्ट, बीच में पढ़ते समय कभी भी कोई भी कमेंट्री होगा तो क्लास से बाहर है डायरेक्ट, परमानेंट। वो कोई भी हो, तुमको नहीं बोल रहा, कोई भी हो। ठीक है, वो ऋषिकेश भी हो तो। ठीक है, देखना डेप्रिसिएशन, सबसे पहले 2 तरीका है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। एक था स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। हम अभी रिटन डाउन वैल्यू पे पहुंचे ही नहीं है, हम अभी है स्ट्रेट लाइन मेथड में। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड से हम डेप्रिसिएशन निकाल लिए। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका है और डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने का 2 तरीका है। ठीक है, पहला था तरीका जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, डेप्रिसिएशन को हम लोग एसेट अकाउंट में ही लिखते हैं, मतलब डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट, तो हम वो पढ़ चुके हैं कंप्लीटली, और उसका सेल भी पढ़ चुके हैं। उसमें एसेट सेल होगा तो कैसे प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड करेंगे, वो हो चुका है ऑलरेडी।
ठीक है। अभी हम लोग दूसरा मेथड पढ़ रहे हैं जिसका नाम है व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन्ड या फिर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक ही बात है दोनों। उसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन को जब हम लोग एसेट अकाउंट में ना लिखकर उस डेप्रिसिएशन को हम एक अलग अकाउंट में लिखते हैं, वो अकाउंट का नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो भी, लेकिन उसके केस में सेल अभी नहीं पढ़े हम लोग, ये नहीं पढ़े हैं अभी हम लोग। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड के अंदर कोई एसेट अगर सेल होता है फ्यूचर में तो उसको अकाउंट कैसे किया जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा तो उसके बाद फिर कुछ नहीं है, बस एक WDV मेथड पढ़ना बचा हुआ रहेगा। ठीक है, करना हेडिंग करना सेल ऑफ एन एसेट। कौन सा मेथड के अंदर? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन्ड, उसके अंदर। ठीक है, करना हेडिंग करना सेल ऑफ एन when provision for depreciation, sale of an asset when provision for depreciation is maintained, sale of an asset when provision for depreciation is maintained। ठीक है, लिखना एंट्री नंबर 1। वहां पे क्या क्या होता था सेल के समय, याद है? सबसे पहले डेप्रिसिएशन लगाते थे टिल डेट, याद है? 31 तक लगा हुआ रहता था, फिर बीच में कभी ईयर में बेचते, 2-3 महीना 4 महीना जो भी बचा हुआ पीरियड था उसका हम डेप्रिसिएशन लगाते थे सबसे पहले। दूसरा, एसेट को बेचते थे, उसका एंट्री करते थे, कैश रिसीव करते थे, कैश टू एसेट, और उसके बाद उसका प्रॉफिट या लॉस को हम लोग रिकॉर्ड कर लेते थे। ठीक है, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, सबसे पहले डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद सेल होगा और फिर प्रॉफिट लॉस बुक होगा। उसके बीच में यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जर्नल एंट्री है, तो यहाँ पे 4 एंट्री होगा, वहाँ 3 था, डेप्रिसिएशन लगाने का एंट्री, सेल करने का एंट्री, प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड करने का। अब यहाँ पर सेम तो 3 है ही, उसके अलावा एक और एंट्री है, वो सेकेंड में है, डेप्रिसिएशन लगाए उसके बाद वो एंट्री, फिर सेल, फिर प्रॉफिट लॉस। ठीक है, लिखना पहला, तो पहला एंट्री सेम है, लिखना व्हेन फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन टिल डेट, डेप्रिसिएशन का नॉर्मल एंट्री क्या होगा? एंट्री टू PFD, ये दूसरा मेथड चल रहा है। ठीक है, तो यहां एंट्री होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू, जो भी अभी ज्वाइन किया ऑनलाइन में, ये बस पहला चीज लिख रहे हैं अभी। ठीक है, और कुछ नहीं पढ़े। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो ये एंट्री तो सेम है, डेप्रिसिएशन लगाने का एंट्री, वहां डेप्रिसिएशन लगाने का एंट्री डेप्रिसिएशन टू एसेट था तो वहां वो एंट्री होता था, यहाँ डेप्रिसिएशन टू PFD है तो यहाँ पर 2 PFD होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, फॉर ट्रांसफरिंग depreciation, for transferring depreciation to asset account, for transferring depreciation to asset account, लिखना एंट्री प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू एसेट। ठीक है, ये एंट्री बाद में समझेंगे। ठीक है, लिख लो खाली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू एसेट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, फॉर सेल ऑफ एसेट, फॉर सेल ऑफ एसेट, जो एंट्री होता था वही
कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एसेट। कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एसेट। ठीक है, यही एंट्री होता था पहले भी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, प्रॉफिट या लॉस। फॉर प्रॉफिट क्या एंट्री करते थे प्रॉफिट का? करेक्ट, एसेट अकाउंट डेबिट, अभी भी वही है, एसेट टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। एक ठीक है, बता दूंगा, अभी बता दूं, हो गया है, चुपचाप लिखना है, स्टार्ट करना। एसेट टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक है, नेक्स्ट फॉर लॉस। फॉर लॉसेस, लॉस ऑन सेल टू एसेट। लॉस ऑन सेल टू एसेट। ठीक है, अब यहाँ पे हमको एक चीज खाली समझना है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट। ठीक है, बाकी ये भी मैं बता दूंगा अभी, गेन ऑन सेल का लॉजिक में एसेट डेबिट क्यों हो रहा है और दूसरा में एसेट क्रेडिट क्यों हो रहा है। वैसे क्रेडिट तो चलो समझ में आ भी रहा होगा, एसेट बेच रहे हैं तो क्रेडिट हो गया। ठीक है, चलो एक छोटा सा चीज देखना, फिर आगे बताता हूँ। ठीक है, जैसे हम लोग सपोज एसेट खरीदे, बाद में लिख लेना। ठीक है, सपोज हम लोग एसेट खरीदे 5 लाख में। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं पहले ये बता रहा हूं कि गेन ऑन सेल में एसेट डेबिट क्यों हो रहा है और लॉस ऑन सेल में एसेट क्रेडिट क्यों हो रहा है लास्ट एंट्री में। ठीक है, ये वैसे है पिछला क्लासेस का। ठीक है, सपोज हम एसेट खरीदे 5 लाख का और उस पर हम डेप्रिसिएशन लगाए हैं 2 लाख का, तो एसेट का वैल्यू है 3 लाख। ठीक है, अभी हम जो एंट्री किए होंगे अभी तक, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, पहला एंट्री 5 लाख, 5 लाख एसेट परचेज का एंट्री। ठीक है, दूसरा एंट्री है डेप्रिसिएशन लगाने का, डेप्रिसिएशन मैं पहला मेथड से जा रहा हूं, टू एसेट। ठीक है, 2 लाख, 2 लाख। ठीक है, तो एसेट को हम लोग 5 लाख डेबिट किए थे और हम लोग एसेट को 2 लाख क्रेडिट किए, तो एसेट का वैल्यू कितना बचा? 3 लाख डेबिट बचा, 3 लाख डेबिट। इतना समझ में आ रहा है, एसेट का वैल्यू 3 लाख डेबिट बचा। अब सपोज उस एसेट को हम लोग 3,10,000 में बेच देते हैं। ठीक है, तो हम एंट्री करते हैं कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एसेट 3,10,000, 3,10,000। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, अब मुझे बताओ यहां पर जो थर्ड एंट्री में हम लोग 3,10,000 क्रेडिट किए, तो हम बोल रहे हैं कि 3,10,000 का एसेट चला गया। क्या रियलिटी में 3,10,000 का एसेट गया? 3 लाख का एसेट गया। समझ में आ रहा है? एसेट तो 3 लाख का था ना, तो गया कितने का एसेट? 3 लाख का। लेकिन हम एंट्री नंबर 3 में 3,10,000 रुपए क्रेडिट किए हैं, तो इसी चीज को सुधारने के लिए हम एंट्री नंबर 4 में एसेट को 10,000 से डेबिट करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो हम 3,10,000 क्रेडिट किए थे ये सुधर जाएगा। 10,000 अगर डेबिट कर देंगे तो 3 लाख हो गया क्रेडिट, 3 लाख ही होना चाहिए था क्रेडिट। टू गेन, एक प्रॉफिट है, और प्रॉफिट क्या होता है? एक इनकम है, गेन ऑन सेल ऑफ इनकम आर क्रेडिटेड, तो टू गेन ऑन सेल। समझ में आ गया एसेट यहां पर क्यों डेबिट हो रहा है? ठीक है, दूसरा, अगर 3,10,000 की जगह हम लोग 2,80,000 में बेचें, तो हम लोग एसेट को कितना से क्रेडिट किए? 2,80,000 से। लेकिन रियलिटी में 3 लाख का एसेट गया था, तो हम लोग 20,000 कम क्रेडिट किए थे, तो एंट्री नंबर 4 में 20,000 पहले क्रेडिट करना पड़ेगा एसेट को। बाकी लॉस तो
एक्सपेंस से डेबिट होना ही है, तो लॉस ऑन सेल। क्लियर है इतना? ये गया पिछले क्लासेस का एसेट में डेबिट क्रेडिट क्यों हो रहा है लॉस या गेन में। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट इस वाले का एक क्वेश्चन करेंगे तो ही हमको समझ में आएगा, ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल लिखेंगे। ऑन 1 अप्रैल 2020, एकदम सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं एक ही एसेट के साथ, ठीक है। An asset was purchased for 2 lakhs। नेक्स्ट उसी साल ऑन 1/10/20 another asset was purchased for 1 लाख। ठीक है, तो सिंपल रखेंगे एग्जांपल को, सिर्फ 2 ही एसेट है, उसी साल में खरीदा हुआ है दोनों, एक पहला महीना में अप्रैल में और फिर बाद वाला 6 महीना बाद। ठीक है, नेक्स्ट ऑन 1/7/21 मतलब नेक्स्ट ईयर, है ना, और 1/7/21 the first asset was sold for, the first asset was sold for 1,85,000। एसेट को हम नया एसेट, पुराना एसेट को बेच दिए जो सबसे पहले खरीदे थे, कितना में? 1,85,000 में। ठीक है, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, प्रिपेयर एसेट अकाउंट, PFD अकाउंट, बस डेप्रिसिएशन नहीं बनाना है। ठीक है, आप इस वाले क्वेश्चन में ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, वरना ये टाइप का क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम होगा जब हम करेंगे इलस्ट्रेशंस। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन, डेप्रिसिएशन नहीं बनाना है, बनाओ नंबर लाइन बनाओ। पहला डेट है 1/4/20, 2 लाख रुपए, 1/4/20, 2 लाख रुपीज। ठीक है, फिर एक एसेट खरीदे 1/10 को 1 लाख का। ठीक है, फिर एक एसेट बेचे, पहला एसेट 1/7/21 को। ठीक है, ये ईयर एंड बताओ। 2 के बाद तीसरा, है ना, यहाँ पर आ रहा है पहला ईयर एंड। समझ में आ रहा है? ईयर एंड गलत मार्क कभी नहीं होना चाहिए, वरना क्वेश्चन पूरा ही गलत है उसके बाद तो। ठीक है, तो पहला ईयर एंड आ रहा है 2 के बाद, तीसरा से पहले, और फिर नेक्स्ट ईयर एंड आ रहा है लास्ट में यहाँ पर। ठीक है, ईयर एंड कर देते हैं 31/3/21, 31/3/22। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। पहला एसेट अकाउंट और दूसरा PFD अकाउंट। पहला ईयर 1 तो कंप्लीट करो कम से कम खुद से, है ना, पहला साल तो हो ही जाएगा कंप्लीट। 2 एसेट खरीदना है और ईयर एंड में डेप्रिसिएशन लगाना है। ध्यान रखना दूसरा मेथड से डेप्रिसिएशन एंट्री होगा
डिप्रिसिएशन टू पीएफडी, उस वाले मेथड से करना। एसेट अकाउंट को हाफ पेज यूज कर लेना, आधा पेज यूज कर लेना एसेट अकाउंट के लिए, ठीक है। और पीएफडी के लिए भी हाफ, एक पेज में दोनों में आधा आधा बना देना। ठीक है, सबसे पहला 1/4/2020 एसेट खरीदे 2 लाख। दो लाख। फिर 1/10/20 फिर एसेट खरीदे, हाँ कुछ भी चलेगा, ठीक है। पहला 2 हो गया। फिर ईयर एंड आ गया है 31/3/21। ईयर एंड में क्या करते हैं? डिप्रिसिएशन, पीएनएल, कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन, 3 चीज, ठीक है। हाँ, इसमें पीएनएल वाला एंट्री है नहीं, क्योंकि पीएनएल वाला तो डिप्रिसिएशन अकाउंट में आएगा, वो तो बना ही नहीं है। बनाओ, डिप्रिसिएशन लगाओ, कितना आ रहा है डिप्रिसिएशन? 25,000। इस वाले एसेट पे पूरे साल भर का, करेक्ट, इस पे पूरा साल भर का 12 महीना का, और इस वाले एसेट पे 6 महीने का। टाइम पीरियड देख पा रहे हो, 1/4 से 31/3, 12 महीना हो रहा है, और 1/10 से 31/3, 6 महीना हो रहा है, ठीक है। तो पहला का होगा 20,000 और दूसरा का 5,000, 25,000 होगा डिप्रिसिएशन। एंट्री क्या होगा डिप्रिसिएशन का? डिप्रिसिएशन टू पीएफडी, ठीक है। तो पीएफडी में क्या आएगा? बाय डिप्रिसिएशन, ठीक है, लिखना। थोड़ा अलग अलग लिखना दोनों को, हाँ, मतलब डिटेल लिखना, बाय डिप्रिसिएशन, यहाँ डिटेल लिखे रहना, वो काम आता है वो। 20,000 प्लस 5,000, टोटल 25,000। ईयर कंप्लीट हो गया है। पीएनएल वाला एंट्री तो अभी है नहीं इसमें, कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन करो। बाय बैलेंस, कैरेट डाउन 3 lakhs। नेक्स्ट इधर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। सिमिलरली पीएफडी अकाउंट भी ऐसे ही क्लोज होके नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कितना लिखा मैं? 31/3, टू बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है। तो यहाँ आएगा बिगिनिंग, ठीक है। देख लो यहाँ तक पहले पहुंच जाओ, फिर एसेट, सेल ऑफ एसेट पढ़ना है आज जो नया पढ़ने वाले, ठीक है। तो ईयर 1 कंप्लीट है।
अब जब भी एसेट सेल होगा, यहाँ एसेट सेल हो रहा है 1/7/21 एसेट सेल हो रहा है, और जब भी एसेट सेल होगा चार चीज है इस बार, तीन नहीं है चार है। पहला डेप्रिसिएशन टिल डेट लगाना, टिल डेट मतलब 1/7/21 तक, 3 महीना का, 1/4 से 1/7, ये 3 मंथ्स का लगेगा, पता चल रहा है, क्योंकि वो कौन सा एसेट पे, सिर्फ पहला वाला पे, दूसरा वाला पे तो अभी बेच नहीं रहे, दूसरा वाला को तो ईयर एंड पे लगाएंगे जब ईयर एंड होगा, ठीक है। अभी सिर्फ कौन से एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम लोग, फर्स्ट एसेट पे 3 मंथ्स का, ठीक है। एंट्री तो वही है डेप्रिसिएशन का, तो 2PF बाय डेप्रिसिएशन, देखना, एक बाय डेप्रिसिएशन 5,000, समझ में आ रहा है इतना। निकाल के बताओ प्रॉफिट या लॉस। 10,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। तो पता चल गया हमको 10,000 का प्रॉफिट है। अब बस मुझे इसमें लिखने का तरीका समझाना है, कैसे लिखेंगे उसको, ठीक है। आंसर वही आने वाला है 10,000 प्रॉफिट, ठीक है। तो तुमको पता ही है 2 लाख का एसेट था, 2 लाख का एसेट था ना, पहला ईयर डेप्रिशिएट हुआ 20,000, फिर डेप्रिशिएट हुआ अभी अभी 5,000, तो इसका वैल्यू बचा था 175, तो 185 में बेचे हम लोग, तो 175 का सामान अगर 185 में बेचेंगे 10,000 का प्रॉफिट है। तो एनालिसिस तो क्लियर है कि यही होने वाला है, बस इसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे वो देखना है हमको, ठीक है। अब हमारा जो डिप्रिसिएशन है वो एसेट अकाउंट में लिखा हुआ नहीं है, पहले क्या होता था एसेट अकाउंट में लिखा हुआ रहता था, ठीक है। अभी कहां लिखा हुआ है, एक अलग अकाउंट में लिखा हुआ है, वो अकाउंट का नाम है PFD, ठीक है। तो सेकेंड एंट्री में हम क्या कर रहे हैं, आज जो सेकेंड एंट्री लिखे हैं ये वाला, तो ज्यादा ओपन है ये वाला, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो एसेट हम लोग, ध्यान से सुनना, जो एसेट हम लोग सेल कर रहे हैं, कौन सा एसेट सेल कर रहे हैं, पहला वाला, उस एसेट में खरीदने से लेकर आज बेचने तक जितना डेप्रिसिएशन लगा है, कितना लगा है, 25,000, 20,000 पहला साल में और 5,000 दूसरे साल में, इसको हम लोग PFD से कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, एसेट अकाउंट में, क्योंकि ये लिखा हुआ कहां पर है, PFD में, लेकिन हमको कहां चाहिए ये वैल्यू, एसेट अकाउंट में चाहिए। तो हम लोग एसेट जिस दिन खरीदे थे और जिस दिन बेच रहे हैं, जितना भी टोटल डेप्रिसिएशन हुआ उसको हम लोग कहां से कहां लेकर जा रहे हैं, PFD से एसेट में, समझ में आ रहा है। तो एंट्री है PFD टू एसेट, इसको पोस्ट करेंगे हम लोग। तो अगर एंट्री है PFD टू एसेट, अमाउंट कितना होने वाला है इसका, 25,000, समझ में आया। 25 कैसे, ईयर 1 में 20 और सेकेंड ईयर में 5, 25। तो PFD में क्या आएगा, टू एसेट लिखना, PFD में टू एसेट, एक साथ टू एसेट 25,000, ठीक है। और एसेट में क्या आएगा, बाय PFD, देख लो समझ में आया कि नहीं। ये सेकेंड एंट्री है, आज जो एक एंट्री एक्स्ट्रा होगा मैं बोल रहा था, ये वो एंट्री है, ठीक है। क्या एंट्री है ये, क्योंकि डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट में लिखा हुआ नहीं है, एसेट अकाउंट में नहीं लिखकर एक अलग अकाउंट में लिखा हुआ है, वो अकाउंट का नाम है PFD। तो PFD से हम इधर लेकर आ रहे हैं बस, ठीक है। तो PFD का क्रेडिट बैलेंस है, उसको डेबिट कर दिए, और एसेट का डेबिट बैलेंस है, उसको क्रेडिट कर दिए, ठीक है। एंट्री है PFD टू एसेट, तो PFD में आया टू एसेट, ठीक है, और एसेट में आया बाय PFD, समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब नॉर्मल, अब एसेट को सेल करना है, प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड करना है, एसेट सेल करो, एसेट सेल बाय कैश,
185, ठीक है, लिखो 1721, 185, 10,000 का प्रॉफिट हुआ। तो गेन ऑन सेल 10,000, आ गया समझ में? ठीक है, तो सेल में क्या किया हम लोग, 4 चीज। पहला डेप्रिसिएशन टिल डेट, दूसरा डेप्रिसिएशन जो स्टार्टिंग से आज तक का डेप्रिसिएशन को पीएफडी से एसेट में, तीसरा एसेट बेचे, चौथा प्रॉफिट या लॉस रिकॉर्ड किए। ठीक है, सेल कंप्लीट। उसके बाद ईयर एंड आ गया। फिर ईयर एंड में क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन, पीएनएल, कैरेट डाउन, ब्रॉट डाउन, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। कितना एसेट बचा है हमारे पास, एक, उसी पे लगाएंगे बस, लगाओ 10,000 लगाओ डेप्रिसिएशन दूसरा एसेट पे। 31/3/22 बाय डेप्रिसिएशन, ये सिर्फ दूसरा एसेट पे है, पहला एसेट तो गया। 10,000 होगा, ठीक, बस कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन करना है। पहले भी तो वही हो रहा था, पहले भी कहीं अलग हो रहा था क्या? देखो पहले भी तो वही हुआ था, डेबिट में ही तो हुआ था, अभी भी तो वही होगा, देखो ना, निकालो। टू बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है, पहले भी वही हुआ था, टू बैलेंस कैरेट डाउन ही तो हुआ था। कितना आया अमाउंट, हाँ सॉरी 22, ठीक है, बैलेंस कितना है 15,000, और ये आएगा इधर 1422। ये जो जितना भी डिप्रिसिएशन लिखा हुआ है पीएफडी अकाउंट में, ये सारा का सारा डिप्रिसिएशन कौन सा एसेट का है, सेकंड एसेट का। पहला एसेट का तो हम भेज दिए थे एसेट अकाउंट में पहले ही, ठीक है। एसेट अकाउंट को कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन करो। बाय बैलेंस कैरेट डाउन 1 लाख आना चाहिए, पहले से पता 1 लाख ही आएगा, एक ही तो एसेट बचा है, दूसरा वाला एसेट, उसका वैल्यू 1 लाख ही तो है। ठीक है, जो पिछला क्लास में कुछ अगर मिस हुआ है तो नहीं समझ में आ रहा होगा ऑब्वियस है, ठीक है। देखना, अब इसमें जो बचा बैलेंस उसका भी लॉजिक बता देता हूं, ठीक है। एसेट अकाउंट में 1 लाख बचा है, ऑब्वियस सा बात है, एक ही तो एसेट है हमारे पास, दो तो एसेट था, एक 2 लाख का था, एक 1 लाख का था। 2 लाख वाला तो गया, बेच चुके हैं, तो बचा हमारे पास कितना रुपए का एसेट है, 1 लाख का, ठीक है। तो वही निकल रहा है एसेट अकाउंट में 1 लाख, ठीक है। दूसरा पीएफडी में किसका डेप्रिसिएशन होगा अभी, सेकेंड एसेट का। पहला एसेट तो बेच चुके, उसका डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर भी कर दिए थे एसेट में, तो अब बचेगा पीएफडी में सिर्फ दूसरा एसेट का डेप्रिसिएशन। और तुम देख सकते हो दूसरा एसेट कब खरीदा गया था, कल दूसरा एसेट का देखते हैं थोड़ा। ठीक है, दूसरा एसेट खरीदा गया था 1/7/1/10/20 को, तो पहले लगा था 6 महीना का डेप्रिसिएशन 5,000, और अभी लगा है साल भर का डेप्रिसिएशन 10,000, इसीलिए पीएफडी में दिखा रहा है 15,000। समझ में आ रहा है, पीएफडी अकाउंट में 15,000 कैसे दिखा रहा है, क्योंकि 2 एसेट था, एक तो गया उसमें से, दूसरा बच रखा है, तो दूसरा का 15,000 आज तक का डेप्रिसिएशन है, क्योंकि सारा डेप्रिसिएशन को उस एसेट का खरीदने से लेकर बेचने तक हम सब पीएफडी में लिखते हैं, और जिस दिन बेचते हैं उस दिन पीएफडी से ले जाते हैं एसेट अकाउंट में, ठीक है। तो 15,000 कैसे बच रहा है, पहला साल में आया था 5,000 का डेप्रिसिएशन, 6 महीना का था क्योंकि, और नेक्स्ट ईयर में अभी अभी लगाए थे 10,000 का डेप्रिसिएशन, इसीलिए इस अकाउंट में दिख रहा है
15,000। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये समझ में आ रहा है तो बस ठीक है, चैप्टर कंप्लीट ही ऑलमोस्ट। ठीक है, ठीक है, डब्ल्यू पढ़ेंगे 2 मिनट को। ठीक है, देखना अभी दो डब्ल्यू पढ़ेंगे। ठीक है, ये मेथड में दोनों में क्या हो रहा है देखना एक बार, दोनों यहाँ पे ध्यान से। पहला मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं, एसेट खरीद रहे हैं, एसेट का जनरल एंट्री कर दे रहे हैं, फिर जो भी डेप्रिसिएशन है सारा का सारा डेप्रिसिएशन को हम क्या कर रहे हैं, एसेट के अकाउंट से ही माइनस करते जा रहे हैं। ठीक है, और जिस दिन उसको बेच रहे हैं उस दिन उसको बेचने का एंट्री करके प्रॉफिट लॉस लिख दे रहे हैं। ठीक है, और दूसरा एक और तरीका है, एसेट खरीद रहे हैं उसको एसेट अकाउंट में लिख रहे हैं और उसका डेप्रिसिएशन का हिसाब अलग से एक अकाउंट में रख रहे हैं, पीएफडी अकाउंट में। जिस दिन बेच रहे हैं एसेट को उस दिन उसका खरीदने से लेकर बेचने तक का डेप्रिसिएशन को यहां से यहां ले आ रहे हैं, जो एक एक्स्ट्रा एंट्री किए थे। तो यहां पे डेप्रिसिएशन माइनस कर दिए, जैसे यहां पहले से हो रहा था, यहां पे अलग अकाउंट में लिखे और जिस दिन बेचे उस दिन लाए उसको एसेट अकाउंट में, और फिर उसके बाद यहां पर प्रॉफिट लॉस हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज है, प्रॉफिट लॉस भी सेम निकलेगा, सब कुछ सेम है, खाली अकाउंटिंग का तरीका अलग अलग है। एक में डेप्रिसिएशन को हम लोग एसेट से ही माइनस करके लिखते जा रहे हैं डायरेक्टली, और दूसरा एसेट को अलग, डेप्रिसिएशन को अलग, और जिस दिन बेच रहे हैं उस दिन डेप्रिसिएशन को ला रहे हैं एसेट अकाउंट में। क्लियर है इतना? ठीक है, इतना ही है इस चैप्टर में टोटल। उसके बाद एक थोड़ा छोटा सा एक मेथड बचा हुआ है, WDV। ठीक है, हेडिंग करना, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। लिखो, हेडिंग है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। और रियल लाइफ में WDV यूज होता है। ठीक है, SLM यूज नहीं होता। लिखना, लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, according to this method, depreciation is charged. According to this method, depreciation is charged at a fixed rate on the reducing balance, ब्रैकेट में कॉस्ट लेस, on the reducing balance, bracket cost less depreciation, and not on original cost, and not on original cost. It is also known as diminishing balance method. It is also known as diminishing balance method or reducing balance method, also known as diminishing balance या फिर reducing balance method। ठीक है, फिर इसका मतलब क्या है, आज जैसे हम लोग अगर स्ट्रेट लाइन में डिप्रेशन लगाते हैं, तो जैसे हम एसेट खरीदे 1/4/2020 को। ठीक है, सपोज एसेट का वैल्यू है 1 लाख रुपीज। ठीक है, अब जब हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे, फर्स्ट डेप्रिसिएशन आएगा 31/3/21, और नहीं लिखना नहीं, 31/3/22। ठीक है, देखना चाहिए
31,321 और एक 31,322, ठीक है। अब जब हम SLM पे लगाते हैं, सपोज रेट दिया है 10% पर एनम ऑन SLM जो लिखा होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। अब हम लोग ईयर 1 का डिप्रिसिएशन जो लगाते हैं, 12 महीना का डिप्रिसिएशन लेते हैं, 1 लाख पे 10%, ठीक है, तो 10,000 आता था डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो 31/3/2021 को हम 10,000 का डिप्रिसिएशन लगाए, ठीक है। तो अगर 10,000 एसेट डिप्रिशिएट हुआ तो एसेट का वैल्यू कितना बचा अभी? 90,000। इतना समझ में आ रहा है? एसेट का वैल्यू कितना बचा? 90,000, ठीक है। फिर ईयर 2 में फिर से हम डिप्रिसिएशन लगाते थे 1 लाख का 10%, 10,000, तो एसेट का वैल्यू बचता था 80,000। समझ में आ रहा है? यह है स्ट्रेट लाइन मेथड, दिस इज SLM जो हम ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे थे, ठीक है। ये SLM है, ठीक है। इसी सेम चीज को अगर हम WDV से जाते हैं, 1 लाख का एसेट खरीदे, ठीक है, यहाँ एक ईयर एंड और आखिरी में एक ईयर एंड, और वही बोला है 10% पर एनम ऑन WDV, ठीक है। तो वही 1 लाख का डिप्रिसिएशन लगाएंगे, फिर ईयर 1 में वही 10,000 लगेगा, वही 1 लाख का जैसे 10% करते हैं 10,000, एसेट का वैल्यू कितना बचा? 90,000, ठीक है। अब ईयर 2 में 1 लाख के ऊपर 10% नहीं लगेगा, जो एसेट का वैल्यू बचा उस पे लगेगा 10%। समझ में आ रहा है? तो एसेट का वैल्यू कितना है अभी? 90,000। समझ में आ रहा है? एसेट का वैल्यू कितना है? 90,000। तो 90,000 का 10% कितना होगा? 9,000। तो ईयर 2 का डिप्रिसिएशन होगा 9,000। समझ में आ रहा है? ये फर्क है SLM और WDV में। SLM में क्या होता है, हम 1 लाख दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट जितना हम एसेट खरीदे थे उसी पे 10% हर साल लगाते जाते हैं, तो हर साल 10,000 आता जाएगा, ठीक है। इसलिए उसका नाम है स्ट्रेट लाइन, डिप्रिसिएशन सेम होता है हर साल, ठीक है। लेकिन इसका मतलब है रिटर्न डाउन या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसका मतलब है हर साल डिप्रिसिएशन धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। तो अब ईयर 2 के एंड में 9,000 डिप्रिसिएशन लगा ईयर 2 में, तो ईयर 2 के एंड में एसेट का वैल्यू कितना बचा? 81,000। समझ में आया? ईयर 1 में लगाए 10,000, तो एसेट का वैल्यू बचा 90,000, फिर 90,000 का 10% 9,000, तो एसेट का वैल्यू बचा 81,000। अब ईयर 3 में 81,000 का 10% 8100, तो एसेट का वैल्यू बचेगा 72,900। बात समझ में आ रहा है? ये फर्क है स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड में। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, डिप्रिसिएशन हर साल सेम होगा, हर साल डिप्रिसिएशन सेम होगा, कोई भी साल निकाल लो 10,000 आता जाएगा हर साल का निकालते जाओगे तो। लेकिन यहां पर डिप्रिसिएशन जो है हर साल कम होता जाएगा। पहला निकला 10,000, फिर आया 9,000, फिर 8,100, अब 7290 आने वाला है इसके बाद, क्योंकि 72,900 पे 10%, 7290 आने वाला, फिर कम होगा, फिर और कम होगा, ऐसे करके हर साल डिप्रिसिएशन गिरता जाएगा। इसलिए मेथड का नाम भी दिया गया है डिमिनिशिंग या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, मतलब हर साल इसका डिप्रिसिएशन जो है कम होता जाएगा, ठीक है। सब कुछ सेम है, अकाउंटिंग पूरा सेम है, वैसे ही डिप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में लिख सकते हैं, PFD मेंटेन कर, सब कुछ सेम है, ठीक है। बस डिप्रिसिएशन अमाउंट कैलकुलेट करने का 2 तरीका, ये कैलकुलेशन का तरीका, या तो हम SLM से अमाउंट निकालें या WDV से निकालें। वंस हम अमाउंट निकाल लिए, अब 2 तरीका, या तो एसेट अकाउंट में लिख लो डिप्रिसिएशन को, या डिप्रिसिएशन को अलग अकाउंट में लिख लो, नाम है उसका PFD, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। क्लियर है इतना? ठीक है, देखो ऑनलाइन वाले क्लियर है इतना? थोड़ा बच्चा है, देखो, ठीक है। अब ये क्या, एक देखो, 1-2 चीज और देखो, फिर छुट्टी करेंगे। SLM में क्या होगा, एसेट का वैल्यू 0 हो जाएगा एक दिन, 10,000 करके 10 साल में तो हो जाएगा 0। लेकिन WDV में
कभी भी एसेट का वैल्यू जीरो होगा ही नहीं, माइनस में भी कभी नहीं जाएगा। अरे जीरो तो जीरो होगा तो फिर माइनस में जाएगा, नंबर लाइन है ना एक तो, नंबर लाइन बोले कोई चीज है कि नहीं याद है ना, माइनस जीरो फिर प्लस, तो जीरो ही नहीं पहुंचा तो माइनस में कहां जाएगा, समझ रहे हो। तो जीरो कभी नहीं हो सकता। एसेट का वैल्यू 1 रुपया भी हो गया, फिर नेक्स्ट ईयर 0.1 होगा डेप्रिसिएशन, तो 0.9 बच जाएगा, फिर 0.81 बच जाएगा, ऐसे करके पॉइंट में वाले बच जाएगा, मतलब नियरेस्ट टू जीरो हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली जीरो कभी भी नहीं होगा इसका वैल्यू। क्लियर है इतना। बाकी हम लोग WDV का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, होमवर्क लिखना, होमवर्क छोड़ दो, क्या होता है होमवर्क लिखना 5, 6, 7, 8 इलस्ट्रेशन। चार तो तुम नहीं करके आओ, तो तुम्हारी गलती। ठीक है, 5, 6, 7, 8 होमवर्क है। 8